हेलो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे मित्रों। कैसे हो आप सभी? ओके। विगत 2-3 कक्षाओं में नेटवर्क से संबंधित आ रही तमाम समस्याओं को लगातार सुलझाने का प्रयास किया गया है। आप सभी लोग ये जानते हैं कि इस समय दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति है, ऑफिसेज ओपन नहीं हो रहे, जो भी काम हो रहे हैं ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम की दशा में हैं। फिर भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि हर एक चीज ठीक हो जाए और आज संभवतः हर बातें ठीक रहेंगी। मैं ये जानता हूं कि तमाम कक्षाओं में जब भी इंटरनेट संबंधी प्रॉब्लम आई है, कक्षागत रुकावटें आई हैं, तो आप लोगों के पठन क्रिया में और मेरे पाठन क्रिया में तमाम तरह से बाधाएं आई। मुझे भी मजा नहीं आया और आप लोगों ने भी एंजॉय नहीं किया पढ़ाई को, लेकिन संभव है कि आज से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग बढ़िया तरीके से मित्रों पढ़ेंगे। प्रवेश ने पूछा है सर 4-5 पॉइंट नहीं लिखा गया है, क्या था, आवाज नहीं आ रही थी। अब ऐसा तो मुझे पता नहीं कि मैंने 4-5 पॉइंट क्या लिखा था। हटा दो और उसके बाद के आगे के पॉइंट को बना दो। सर कल लास्ट के 20 मिनट की क्लास में वॉइस प्रॉब्लम थी। छोड़ दो, उतना छोड़ दो। फिर कभी जब हम लोग इंडियन रिसोर्स पढ़ रहे होंगे, मत्स्य संसाधन भारत के संदर्भ में पढ़ रहे होंगे, तो उसे बहुत अच्छे से कर लेंगे। छिछला एरिया का मतलब सैलो एरिया होता है, जहां गहराई में कमी पाई जाती है। जहां सागरीय जल की गहराई कम हो उसे छिछला एरिया या सैलो जोन कहते हैं। ठीक है ना? संदीप ने पूछा है मछली से तेल कैसे निकाला जाता है। डोंट नो, पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता निकालने की विधि। जरूरत भी नहीं लगी कभी कि मछली से तेल निकालने की विधि को सीखूं और आपको पढ़ाऊं। ठीक है, बस। और कुछ? तेल तो लोग पत्थर से निचोड़ते हैं, तो मछली से तो निकल ही आएगा। मछली में भी वसा होता है मित्रों। प्रत्येक जीव में फैट होता है ना? वही फैट उसके ऑयल है। सर ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को भी ज्योग्राफी की जीएस क्लास लेने की जरूरत है क्या? पक्का लेते जाइए, आपके लिए ऑप्शनल पढ़ना सरल हो जाएगा। इन तमाम कक्षाओं को लेते जाइएगा तो ऑप्शनल पढ़ना सरल हो जाएगा, अन्यथा कठिन लगने लगेगा विषय, है ना? कठिन लगने लगेगा। ओके। मछली निर्यातक में चाइना दिखा रहा तो अच्छी बात है सचिन, चाइना दिखा रहा है तो। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है चाइना, और अब निर्यातक भी हो गया होगा। पहला बिल्कुल हो गया होगा। पहली ही कक्षा में मैंने बताया था कि भूगोल और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। भूगोल उत्पादन की तमाम बेहतर अवस्थितियों और कारकों को बताता है, तो इकोनॉमी आंकड़ों को बताता है मित्र। ठीक है सचिन, तो निश्चित रूप से ठीक कर दीजिएगा उसको। ओके प्रदीप, मोस्ट वेलकम मित्र। लीवर ऑयल मछली का ही होता है ना सर? बिल्कुल होता होगा, पता नहीं किसका किसका लीवर ऑयल निकाला जाता है ना? अब आप लोग तो ऑयल के पीछे ही पड़ गए। शिखर ने बताया है कि तेल में मछली को उबाल कर मछली का तेल प्राप्त किया जाता है। सारे शोध आज हम लोग कर डालेंगे मछली के तेल निकालने में। ठीक है? प्राथमिक क्रिया अजय सारी की सारी अपने आप में प्राथमिक क्रिया है। अभी तो सारी की सारी प्राथमिक क्रिया, अभी समाप्त कहां हुआ है? अभी प्राथमिक क्रियाएं समाप्त कहां हुई है अजय? ठीक है। कुणाल, जो आपने प्रश्न पूछा है पता नहीं, डोंट नो कौन सा था 4th पॉइंट। सर मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है ना? अंचल, पता नहीं आपने क्या मैसेज किया है। उपध्रुवीय क्या होता है? ध्रुवों के समीप की वह पेटी। प्रहलाद, आपके प्रश्न का जवाब, ध्रुवों के समीप की वह पेटी जिसकी अवस्थिति कितने 60 से 70 डिग्री के मध्य होती है। दोनों गोलार्धों में 60 से 70 डिग्री के मध्य की पेटी को उपध्रुवीय पेटी के नाम से जाना जाता है, सब पोलर रीजन के नाम से जानते हैं। ओके, पता नहीं प्रदीप। चलो, कुल मिला के तमाम बच्चे वो उपस्थित हो गए हैं। आज की कक्षा में इंटरनेट भी ठीक ठीक चल रहा है, चैट पैड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुणाल, आपके प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। प्रशांत, महासागर वाले में पता नहीं 4th पॉइंट में जो भी था।
ठीक है कुणाल, ओके। सर वर्ल्ड वाइड प्लूटो को फिर से प्लैनेट में शामिल को लेकर डिबेट चल रही है, चलने दीजिए। डिबेट जब फाइनल हो जाती है ना अनुरंजने, भूगोल कभी भी उस विषय को सम्मिलित नहीं करता जब तक वह डिबेटेबल होता है। जब डिबेट फिनिश होकर एक्सेप्टेड हो जाती है तब उसको शामिल करता है। लास्ट में मोटिवेट कर दिया करो सर, जैसे थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। ठीक है सचिन, पक्का पक्का, ठीक है। सुनामी के कारण कभी समंदर में ज्वालामुखी फटता है। सुनामी की वजह से डायरेक्ट ज्वालामुखी नहीं फटता, पर ज्वालामुखी की वजह से सुनामी जरूर आ जाते हैं सोनपाल। ज्वालामुखियों की वजह से सुनामी जरूर आ जाते हैं, ठीक है। अजय ने प्राथमिक क्रियाओं को करने में जो समस्या आती है उसे लिखवा दो सर। प्राथमिक क्रियाओं की सारी सारी अलग अलग क्रियाएं हैं और उन अलग अलग क्रियाओं की अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे मत्स्य संसाधन की मैं समस्या लिखा दिया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह समस्या आती है, तकनीकी की समस्या है, मछलीगत समस्या है, जलवायविक समस्या, तो ये सारी समस्याओं में आ जाती हैं अजय बातें। ये सारी चीजें समस्याओं में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो वो साथ साथ चल रहा है, चल रहा। उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में क्या अंतर है? उपोष्ण और शीतोष्ण में अंतर है। उपोष्ण कटिबंध कहलाता है 30 से 45 डिग्री के मध्य की पेटी चंदन, और 45 से लेकर 60 के बीच की पेटी शीतोष्ण कहलाती है, ठीक है। ओके ओके प्रहलाद, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में वॉल्केनो, ऑस्ट्रेलिया में वॉल्केनो, टोगो आइलैंड में वॉल्केनो, सारी चीजें हैं, सारी चीजें। इन पर मैं एक दिन प्रॉपर क्लास लूंगा, एक दिन क्लास लूंगा। लेकिन कब? जब वॉल्केनो का सेक्शन चल रहा होगा तब। इन रिसेंट में आ रहे वॉल्केनो, जैसे आप देखोगे स्पेन में आ रहा वॉल्केनो, तो जावा आइलैंड में आ रहा वॉल्केनो, ऑस्ट्रेलिया के पास आ रहे वॉल्केनो, और टोगो आइलैंड में हो रहे वॉल्केनिक एक्टिविटी, इन सब पर एक क्लास होगी जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत वॉल्केनो पढ़ रहे होंगे। और जल्दी सेक्शन आ जाएगा तो हम लोग बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि आधी अधूरी बात अभी मैं समझाऊंगा, अभी तो आधे बच्चों को समझ में आएगा, आधों को नहीं आएगा, इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूं अभी, ठीक है। वेस्टर्न प्रशांत ओशन कोस्ट फिशिंग रीजन में कौन सा करंट मिलता है? वेस्टर्न प्रशांत ओशन कोस्ट फिशिंग मतलब नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो विकास नॉर्थ वेस्ट में क्यूरोशिवो और ओयाशिवो की जलधाराएं मिलती हैं। क्यूरोशिवो की गर्म जलधारा मिलती है और ओयाशिवो की ठंडी जलधारा मिलती है जापान के पास। इन दोनों जलधाराओं के मिलने से यहां पर एडवेक्शनल फॉग का निर्माण होता है और प्रचुर मात्रा में मत्स्य क्षेत्र विकसित होता है, ठीक है विकास। आलोक, जैसा अभी हुआ है सर ज्वालामुखी के कारण सुनामी, कुछ दिन पहले, बिल्कुल जब भी ज्वालामुखी फटेगा सुनामी की स्थितियां आती हैं। सुनामी का टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है मित्रों, आपके सिलेबस का पार्ट है। देखो जिस दिन ज्योग्राफी फिनिश होगा ना, उस दिन तक आप लोगों को दुनिया की इतनी बेहतर समझ आ जाएगी ना कि दुनिया को देखने, दुनिया को समझने, दुनिया को परखने की नजर ही आप लोगों की बदल जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। सर ठंड कैसी है दिल्ली में? बहुत ज्यादा ठंडी है मित्र राजन, भयंकर वाली ठंडी है इस समय पर, मैं तो ऐसा कह सकता हूं। मतलब ऐसा कोई नहीं मिलता जो ये नहीं कहता कि ठंड से मरे जा रहे हैं यार, कैसी भी स्थितियों में सब के सब ठंड से परेशान है इस समय। हाँ दिल्ली में क्या, पूरे उत्तर भारत में ही ठंडी है, तो ये चीजें हैं। चलो लगभग अब आपके कमेंट समाप्त हुए। आज हम लोगों को देखो बढ़िया इंटरनेट चल रहा है, अब कोई आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे, नहीं अच्छी खासी पिटाई करूंगा। बढ़िया से पढ़ना, एक टॉपिक उठाते हैं और उसी को बढ़िया फिनिश करते हैं, ठीक है ना, फिनिश करते हैं। प्रहलाद, भूस्खलन आप आपदा एवं आपदा प्रबंधन में पढ़िएगा, आपदा एवं आपदा प्रबंधन में। सॉरी सर, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन का करंट, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन में करंट नहीं लिखा है मैंने, बेसिकली वहां पर कोल्ड अपवेलिंग होता है विकास, वहां पे करंट्स के बारे में नहीं लिखाया। सर क्यूरोशिवो और ओयाशिवो में डिफरेंस बता दीजिए। दोनों अलग अलग, क्यूरोशिवो गर्म जलधारा है जो विषुवत क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाती है मीना, और ओयाशिवो ऊपर से क्यूराइल द्वीपों के पास से एक ठंडी जलधारा आती है। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। सचिन, आज हल्की धूप निकली है, लेकिन धूप ठंडी इतनी है कि धूप भी अपने आप में ठिठुर रही है, ऐसी स्थिति आ चुकी है। ओके सौरभ, तुर्कमेनिस्तान में मीथेन मैपिंग में ही
आप दुनिया की समझ अच्छी करा दिए हैं सर। ओके चंद्रन बोस, वेलकम सर, आप अच्छे से रहिएगा पक्का। ठीक है, ओके। अब चलो पढ़ो ध्यान से अब सभी, अब कमेंट्स मत करो ताकि हम लोग पढ़ भी सके आगे। लिखो, आज एक शानदार टॉपिक पढ़ते हैं। लिखो वानिकी, फॉरेस्ट्री, क्या बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट्री। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। जितना पर्यावरण के प्रति लोगों में चिंतन बढ़ता जा रहा है, उतना ही ये सारे टॉपिक अब महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। वानिकी, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, सभी हेडिंग दो और बढ़िया से पढ़ो मित्रों। जितने उत्साह के साथ हम पढ़ा रहे हैं उतने उत्साह के साथ आप लोगों को पढ़ना है, केवल कमेंट्स पर नहीं लगे रहिएगा। अगर ज्यादा कमेंट्स करेंगे तो मैं कमेंट्स बॉक्स को यहां से हटा दूंगा, ठीक है, तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। फॉरेस्ट्री देखो बहुत सिंपल है। जनरली हम लोग यह समझते हैं, यहां ध्यान से समझना, जनरली हम यह समझते हैं कि वानिकी का मतलब होता है लकड़ी काटना। वानिकी का मतलब समझते हैं लकड़ी काटना। कहां? जंगलों से। जंगलों से लकड़ी काटने की क्रिया को वानिकी कहते हैं। जनरली हम लोग ये समझते हैं मित्रों, लकड़ी काटना। लेकिन मित्रों आज आप ये जानो कि ये बिल्कुल गलत है। क्या है ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। लकड़ी काटने की क्रिया को वानिकी नहीं कहते बल्कि लंबरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल की भाषा में, तकनीकी भाषा में लकड़ी काटने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? लंबरिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि वानिकी के अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न क्रिया विधियों में से एक है। वानिकी में हम ढेर सारी क्रियाएं करते हैं, उन ढेर सारी क्रियाओं में से एक है अपने आप में लंबरिंग। लकड़ी काटने के कार्य को ही लंबरिंग कहा जाता है। ध्यान से ऐसे पढ़ा दूंगा कि पूरा टॉपिक याद हो जाए, बस आप पढ़ते रहना मित्रों। तो आखिर ये वानिकी क्या है? वानिकी में आपको ये अगर पता हो जाए कि वनों का उपयोग क्या है, अब आपको बता रहा हूं अप्रत्यक्ष रूप से, अगर आप ये जान लो कि वनों का उपयोग क्या है तो मित्रों आप वानिकी समझ जाओगे। अगर उपयोग के संदर्भ में देखा जाए तो उपयोग दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष उपयोग प्राप्त होते हैं, डायरेक्ट यूजेज होते हैं, दूसरा अप्रत्यक्ष उपयोग होते हैं। तो यहां अप्रत्यक्ष उपयोग होते, यहां हमें वानिकी के अंतर्गत वनों के प्रत्यक्ष उपयोग को समझना है, डायरेक्ट यूजेस को समझना है। डायरेक्ट यूजेस में हमें क्या क्या समझना है कि हम वनों से आखिर किन किन उत्पादों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। तो वनों के उत्पादों में से किन की बात की जा रही है? पादप वर्ग के या जंतुओं की बात की जा रही है। तो यहां पर ध्यान रखना, वानिकी में वनस्पतियों की बात की जाती है कि जो भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां क्या है? पेड़ पौधे हैं। विभिन्न प्रजातियों के पादप वर्गों के समूह को वनस्पतियां कहा जाता। तो आपके मन में आया होगा कि सर ये पादप क्या कहलाते हैं? तो समान प्रजाति के पेड़ पौधों का समूह पादप है। समझो ध्यान से, एक एक शब्द क्लियर समझना चाहिए। समान प्रजाति के पेड़ पौधों का समूह पादप वर्ग है। तो विभिन्न प्रजाति के पादप वर्गों का समूह वनस्पतियां हैं। तो फिर शब्द आता है कि वन क्या है? तो प्राकृतिक दशाओं में, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता, प्राकृतिक दशाओं में उगी हुई वनस्पतियों के समूह को वन कहा जाता है। मैं सारी परिभाषा लिखाऊंगा आपको, सारी परिभाषा लिखाऊंगा। सबसे पहले पादप क्या है, आफ्टर दैट वनस्पतियां क्या हैं, आफ्टर दैट वन क्या है। तो फॉरेस्ट से जो वनस्पतियों के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो वनस्पतियों के प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, उसे ही हम किन नाम से जाने जाते हैं? किन नाम से? उन्हें फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। और वनों से वन उत्पादों के एकत्रण की विधि, वनों से
विभिन्न प्रकार के वन उत्पादों को एकत्रित करने, संग्रहित करने की विधि को ही वानिकी कहा जाता है। जैसे आप देखो, वनों में वनस्पतियों के प्रत्यक्ष उत्पादों में आपको क्या मिला? सबसे पहले आपको मिला मित्रों, इनसे फल की प्राप्ति होती है, आपको इनसे फूल की प्राप्ति होती है। फल प्राप्त हुआ, फूल प्राप्त हुआ, आपको इनसे ईंधन मिलता है, जलाने की लकड़ी मिलती है, आपको इनसे रेशा की प्राप्ति होती है, आपको इनसे चारे की प्राप्ति होती है। 1 2 3 4 5 क्या क्या मिल रहा है? चारे की प्राप्ति होती है। आपको इनसे इमारती लकड़ियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। आपको इनसे जड़ें मिलते हैं, जड़ मिलते हैं। जड़ के साथ साथ क्या मिलता है? कंद मिलता है मित्रों, कंद मिलता है। और क्या मिलता है इनसे? पत्तियां मिलती हैं, पत्तियां मिलती हैं। और क्या मिलते हैं इनसे? नट्स मिलते हैं। नट, नट मतलब कठोर बीज। नट का मतलब क्या होता है? कठोर बीज मिलते हैं। इन कठोर बीजों में जैसे सुपारी हो गया ना, सुपारी होता है कि नहीं? सुपारी लोग अपने यहां खाते हैं। सुपारी अपने आप में कठोर बीज के रूप में उपयोग की जाती है। आपने औषधि में जैसे त्रिफला चूर्ण के बारे में अगर आपने सुना हो, तो आंवले के साथ साथ हरड़ एवं बहेड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो हरड़ एवं बहेड़ा आदि नट्स की श्रेणी में आते हैं। तो नट्स मिलते हैं, कठोर बीजों की प्राप्ति होती है। तो दुनिया भर की मित्रों जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। इनके अलावा और क्या प्राप्त होता है वनों से? और भी चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे क्या? चमड़े को रंगने तथा पकाने के लिए, चमड़े को रंगने तथा पकाने के लिए टैनिन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है मित्रों? चमड़े को रंगने तथा पकाने के लिए टैनिन की प्राप्ति होती है। और सुनना ध्यान से, वनों से ही हमें लाख प्राप्त होता है, वनों से ही हमें गोंद प्राप्त होता है, वनों से ही हमें शहद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लाख, गोंद, शहद, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये उप उत्पाद हैं। तो वन क्षेत्रों से मानव जाति द्वारा, वन क्षेत्रों से मानव जाति द्वारा इन तमाम चीजों के एकत्रण, इन तमाम चीजों के संग्रहण की क्रियाविधि की समग्रता को, के क्रियाविधि की समग्रता को क्या कहा जाता है मित्रों? इन्हें ही वानिकी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है सचिन ने कि इनसे रबर का दूध मिलता है, रबर का दूध मिलता है, रबर बनाने वाला। तो ये प्रोडक्ट्स भी होते, बहुत सारे अभी प्रोडक्ट्स आप लोग लिख सकते हो, बहुत सारे। टैनिन के बारे में मैंने लिखा, अभी बताया कि एक्चुअली एक प्रकार की वनस्पति है जिसके रस का प्रयोग, जिसके रंग का प्रयोग चमड़े को पकाने में और चमड़े को रंगने में किया जाता है, उसको टैनिन कहते हैं। सुनते जाना है। मनोहर, बार बार एक ही शब्द पूछना अपराध है क्लास में। पहले ना सुनना फिर पूछना। मैंने इसे लिखने से पहले ही बता दिया है कि होता क्या है कि हम वनस्पतियों की कुछ लकड़ियों को काटते हैं, उन लकड़ियों से रंग निकालते हैं और उस रंग से ही चमड़ा पकाते हैं तथा उसे रंगते हैं। उसे हम टैनिन के नाम से जानते हैं, उसे टैनिन के नाम से जानते हैं। पेपर पल्प की जहां बात आती है तो यहां से आ जाता है, चलो वहां भी लिख देते हैं। कागज एवं लुगदी की प्राप्ति होती है, ठीक है, लिख सकते हैं इसमें कागज एवं लुगदी। बहुत अच्छा, कागज एवं लुगदी, पेपर एंड पल्प का जो रॉ मटेरियल है, लुगदी का रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। लाख क्या होता है? एक लाख का एक कीड़ा होता है जो वनों में होता है मित्रों। लाख का एक कीड़ा होता है जो अपने शरीर के अंदर से उसे उत्सर्जित करता है। लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं और भी मित्रों इसी प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं। बहुत उपयोगी है सौरभ लाख, ठीक है ना, इसीलिए लाख की बात की जाती है। ठीक, सौरभ, दीपक, दो लोगों का प्रश्न था, दो लोगों का प्रश्न था।
रेशा को ही फाइबर कहते हैं, हमने रेशा यहां पर लिख दिया। रेशा तंतु प्राप्त होते हैं, रेशा प्राप्त होता है, ठीक है, ओके। हीरोइन मार्जिन, ठीक है सचिन, पक्का, ठीक है। और ठीक है, इतनी बात हो गई। तो अब हम लोग आगे बढ़ें, अब हम लोग आगे बढ़ें, इसी बात को लिखाते हैं शुरू में, फिर सब में विस्तार देना है। तो लिखो, लिखिए, लिखिए, मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में, मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक क्रियाओं में वानिकी, वानिकी का महत्वपूर्ण योगदान है, वानिकी का महत्वपूर्ण योगदान है, वानिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। पूर्ण विराम लगाइए। वानिकी से आशय, वानिकी से आशय, आशय वन क्षेत्रों से, वन क्षेत्रों से, क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के वनस्पति उत्पादों की, वनस्पति उत्पादों की, उत्पादों का, उत्पादों का संग्रह, संग्रह तथा एकत्रण करना है, संग्रह तथा एकत्रण करना है, संग्रह तथा एकत्रण करना है, पूर्ण विराम, जिसमें, जिसमें परंपरागत विधियों के साथ साथ, परंपरागत विधियों के साथ साथ, साथ साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जाता है, का भी प्रयोग किया जाता है, का भी प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम। वन, पैरा चेंज करो, लिखो, पैरा चेंज करो, लिखो। अब इन तीनों को एक बार परिभाषित करा देता हूं, लिखो, समान प्रजाति के, समान प्रजाति के, प्रजाति के पेड़ पौधों, पेड़ पौधों का समूह, का समूह पादप कहलाता है, पादप कहलाता है, कहलाता, जबकि निश्चित जलवायु में, जबकि निश्चित जलवायु में, जलवायु में उगने वाले, निश्चित जलवायु में उगने वाले, उगने वाले विभिन्न प्रजाति के, उगने वाले विभिन्न प्रजाति के पादप वर्गों, पादप वर्गों
पादप वर्गों का समूह, वनस्पतियां कहलाता है या वनस्पति कहलाता है। वनस्पति कहलाता है। वनस्पति कई प्रजातियां शामिल होती हैं वनस्पति में, ठीक है ना। वनस्पति कहलाता है। पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे प्राकृतिक दशाओं में, उगी हुई विभिन्न वनस्पतियों या पेड़ पौधों के समूह को वन कहा जाता है। पूर्ण विराम। वनों को हम जलवायु कटिबंधों के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। तीन वर्ग नहीं लिखो, दो वर्गों में विभाजित करते हैं। तीन को काट के दो वर्ग लिख दो। दो वर्गों में विभाजित करते हैं। नंबर वन उष्ण कटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो नंबर 2 शीत कटिबंधीय वन, शीत कटिबंधीय वन, शीत कटिबंधीय वन। दो प्रकार के हो गए, उष्ण कटिबंधीय वन और शीत कटिबंधीय वन। लिखो, उष्ण कटिबंधीय वनों की दो श्रेणियां हैं। उष्ण कटिबंधीय वनों की दो श्रेणियां हैं। उष्ण कटिबंध का मतलब गर्म कटिबंध, गर्म क्षेत्रों में, है ना। उष्ण कटिबंधीय वनों की दो श्रेणियां हैं। नंबर 1, पहला बिंदु, विषुवतीय वर्षावन, विषुवतीय वर्षावन तथा नंबर 2 मानसूनी वन। विषुवतीय वर्षावन तो नंबर 2 मानसूनी वन, मानसूनी वन, मानसूनी वन। अब इधर लिखो, शीत कटिबंधीय वनों के भी दो उपवर्ग हैं। शीत कटिबंधीय वनों के भी दो उपवर्ग हैं। दो उपवर्ग हैं। नंबर 1 शीतोष्ण कटिबंधीय वन, टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। और नंबर 2 टैगा वन, टैगा वन, जिन्हें बोरियल वन भी कहते हैं, जिन्हें बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं।
बोरियल फॉरेस्ट। अगर पृथ्वी के संदर्भ में देखोगे मित्रों कि माना कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में यहां पर इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। तो समझना दोनों ही गोलार्धों में, विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। यहां पर उत्तरी ध्रुव की प्राप्ति हो रही है और यहां पर दक्षिणी ध्रुव की प्राप्ति हो रही है। तो ये 30 डिग्री की यहां पर लाइन हम खींच देते हैं, यहां पर भी 30 डिग्री की लाइन खींच देते हैं। तो ये 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो ये क्षेत्र पूरा प्राप्त होता है, ये पूरी पेटी जो प्राप्त होती है मित्रों, दिस वन इज ट्रॉपिकल जोन। इसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? ये ट्रॉपिकल जोन है, जिसे हम हिंदी में उष्ण कटिबंध कहते हैं। दिस वन इज ट्रॉपिकल जोन। सामान्य अर्थों में समझना, सामान्य अर्थों में इससे ऊपर जब हम 60 डिग्री तक जाते हैं, 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री, ध्यान रखना 30 से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी, इसी तरह 30 से 60 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में भी जब हम जाते हैं तो ये दोनों के बीच की पेटी शीतोष्ण कटिबंध कहलाती है, जिसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। फिर इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो इसके ऊपर 60 से 70 डिग्री की जो ये पेटी प्राप्त होती है, इसे हम टैगा वन क्षेत्र कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? टैगा वन क्षेत्र कहते हैं। कटिबंध के दृष्टिकोण से ये फ्रीजिड जोन कहलाता है। कौन सा जोन कहलाता है? फ्रीजिड जोन कहलाता है, जिसे हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। ये बेसिकली इसके बाद का जो ये क्षेत्र होता है, इंग्लिश में फ्रीजिड जोन कहलाता है और हिंदी में इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। इसी शीत कटिबंध के अंतर्गत मित्रों क्या प्राप्त होता है? 60 से 70 डिग्री के मध्य टैगा वन क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो आरंभ में विद्वानों ने पृथ्वी को तापमान के आधार पर इन्हीं 3 कटिबंधों में विभाजित किया था, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। बाद में त्रिवार्था जैसे विद्वानों ने इन्हें फिर विषुवतीय, उपोष्ण और कटिबंधों में विभाजित किया, जिसकी जरूरत आज आपको पढ़ने की नहीं है। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जाएंगी तो मैं आप लोगों को मित्रों पढ़ाता जाऊंगा। तो ये हो गया आपका उष्ण कटिबंध की पेटी, ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध की पेटी, और फिर इसके ऊपर शीत कटिबंध की पेटी है, जिसके बीच 60 से 70 डिग्री के मध्य की पेटी में जो वन क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में है, उन्हें टैगा क्षेत्र कहते हैं। यहां अगर पूछो आपकी सर दक्षिणी गोलार्ध में आपने इस पेटी को क्यों नहीं बनाया, तो मित्रों दक्षिणी गोलार्ध में इस पेटी में केवल सागर एवं महासागर हैं। महाद्वीपों की कमी है दक्षिणी गोलार्ध में, महाद्वीप ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में ही हैं। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में तो इसकी प्राप्ति होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्ति नहीं होती। तो वन क्षेत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इन शीत कटिबंधीय क्षेत्रों को ही हमने बांट दिया, यहां पर शीतोष्ण एवं टैगा वन क्षेत्रों में बांट दिया, और यहां पर इनको बांट दिया हमने विषुवतीय, वर्षा वन और मानसूनी वन क्षेत्रों में। ध्यान रखना यहां जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके तने बहुत ही कठोर होते हैं। जितनी भी वनस्पतियां पाई जाएंगी उनके तने बहुत कठोर होते हैं, जिन्हें हम लोग हार्डवुड के नाम से जानते हैं। जिन्हें किस नाम से जानते हैं? हार्डवुड के नाम से जानते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जबकि शीतोष्ण कटिबंधों और शीत कटिबंधों में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां होती हैं वो बहुत ही मुलायम होती हैं, जिन्हें हम सॉफ्ट वुड के नाम से जानते हैं। और इन दोनों ही प्रकार के वन क्षेत्रों से कितने प्रकार के उत्पाद पाए जाते हैं? ये तमाम प्रकार के उत्पाद पाए जाते हैं। जैसे सचिन आपने लिखा था ना कि चाय, तो चाय भी अपने आप में पत्तियों में आ जाता है। चाय किस में आ जाता है? मैंने कहीं लिखा है
कहीं लिखा है, माने जैसे यहां पत्तियां लिखा है तो चाय पत्तियों में आ जाएगा, कॉफी आप लिखेंगे तो वो फल में आ जाता है, कॉफी फल में हो जाता है। पर चाहो तो एक अलग वर्ग बनाने के लिए पेय पदार्थ करके आप लिख सकते हो, पेय पदार्थ करके लिख सकते हो। कृष्णा ने लिखा कि सर हमको ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन का एकत्रण हम करते नहीं हैं, ऑक्सीजन हमें लिए वन उत्पादों के रूप में वानिकी के अंतर्गत नहीं आता, जिनका हम लोग आर्थिक रूप से उपयोग कर रहे हैं वनों से प्राप्त करके। ये नहीं कि हम इंडस्ट्री से प्राप्त करें। आप बोलो कि सर कोरोना कालखंड में तो हमने ऑक्सीजन को खूब बेचा है, बाजार में खूब बेचा गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां हमें बात वानिकी की करनी है कि हमें वनस्पतियों से वन उत्पादों के रूप में क्या क्या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। अब प्रत्यक्ष रूप से यहां पर नहीं पढ़ना है, प्रत्यक्ष रूप से क्या क्या प्राप्त करता होता है, उन प्राप्त होने वाले पदार्थों के एकत्रण की संपूर्ण क्रियाविधि को ही वानिकी कहा जाता है। ठीक है ना, वानिकी कहा जाता है। चंदन, यहां से कोई क्लास नहीं रुक रही है, आज शानदार क्लास चल रही है। आप लोगों के अपने इंटरनेट की फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, शानदार क्लास चल रही है। तो अब हम इन चीजों पर आने जा रहे हैं। तो वन क्षेत्र कितने भागों में आपने बांट दिया, जो वहां पर किया है, लिखो, पैरा चेंज करते हुए लिखो, इन दोनों ही प्रकार के वन क्षेत्रों से, इन दोनों ही प्रकार के वन क्षेत्रों से, वन क्षेत्रों से हम निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों की प्राप्ति करते हैं। निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों की प्राप्ति करते हैं, प्राप्ति करते हैं। अब ये तमाम नाम लिख दीजिए आपकी, ये सब उत्पाद हम प्राप्त करते हैं, सब उत्पाद लिख दीजिए, ये जितना लिखा है आपने। जैसे नट लिखा है तो इसमें आप लोग लिख देंगे, नट में सुपारी, हरड़, बहेड़ा। अब ये औषधियां हैं, इनके नाम हो सकता है कई बच्चे नहीं जानते हों, बट सिंपल त्रिफला चूर्ण का नाम अगर सुना है तो उसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा, इन्हीं तीनों चीजों का प्रयोग किया जाता है। इमारती लकड़ियों के साथ एवं कागज एवं लुगदी उत्पाद लिख देंगे, कागज एवं लुगदी उत्पाद, ये सब लकड़ियां हैं। औद्योगिक कच्चा माल शब्द का प्रयोग कर सकते हो। फल, फूल, रेशा, ईंधन, चारा, इमारती लकड़ियां, औद्योगिक कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, रबर प्राप्त हो रहा है, जड़, कंद, पत्तियों की प्राप्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के नट्स हैं। इसी में जो आप लोग कोको की बात करते हैं ना, चॉकलेट्स खाते हैं कि नहीं, कोको, तो कोको भी एक प्रकार का नट है। और ध्यान रखना, नारियल भी एक प्रकार का नट है, नारियल भी एक प्रकार का नट है। इन सब की प्राप्ति करते हैं। जड़ी बूटियां, टैनिन, टैनिन में एक लाइन लिखेंगे, चमड़ा, चमड़ा पकाने एवं रंगने के काम आता है। टैनिन में एक लाइन लिख देंगे, चमड़ा पकाने एवं रंगने के काम आता है, काम आता है। लाख में लिखेंगे, लाख में एक लाइन लिखेंगे, यहां तक तो बात पूरी लिख ली है ना। लाख में एक लाइन लिखेंगे कि ये सेरिया लाकिया कहलाता है, यह वनों में
पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के वनों में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के कीट, कीट मतलब कीड़ा, कीट का उत्पाद है, कीट का उत्पाद है जिसका प्रयोग चूड़ियों को बनाने में, खिलौनों को बनाने में, लाख की चूड़ियां एवं खिलौने महंगे बिकेंगे मित्रों, ओरिजिनल लाख जो होगा वो महंगा बिकेगा। चूड़ियों को बनाने में, खिलौनों को बनाने में किया जाता है, किया जाता है। किया जाता है पूर्ण। अच्छा, लाख के साथ यहां एक शब्द और लिख देंगे, रेशम, रेशम, रेशम। और रेशम में भी एक लाइन लिखेंगे, रेशम की प्राप्ति, रेशम की प्राप्ति भी वनों में आधारित एक विशेष प्रकार के कीट से प्राप्त होता है, एक विशेष प्रकार के कीट से प्राप्त होता है, कीट से प्राप्त होता है, पूर्ण विराम। फिर गोंद तो आप जानते हैं, बबूल वगैरह से सब प्राप्त होता है, ये बबूल से प्राप्त होता है गोंद, जिसका प्रयोग खाने में भी किया जाता है, गोंद का प्रयोग खाने में भी किया जाता है तथा अन्य चीजों में भी किया जाता है। जैसे हम लोग गम बनाते हैं ना, कोई चीज चिपकाने वाला, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। शहद तो आप लोग जानते ही हैं, मधुमक्खियों से प्राप्त होता है ना। रबर प्लांट से जो दूध निकलता है, जैसे ही उसकी छाल को हटाओगे दूध निकलेगा, उस दूध के प्रयोग से, रबर प्लांट से, उस दूध के प्रयोग से रबर बनाई जाती है, रबर बनाई जाती है। कागज एवं लुगदी उत्पाद आपने लिख ही दिया, आपने लिख ही दिया, ठीक है ना। जो पत्तियां हैं, पत्तियों का प्रयोग बहुत सारी चीजों में मित्रों करते हैं। दोना बनाएंगे, पत्तल बनाएंगे पत्तियों से, बीड़ी बनाने के काम आएगी पत्तियां। पत्तियों से मित्रों झोले भी बनते हैं, अलग अलग जगह में टोकरियां भी बनती हैं। तमाम प्रकार के उत्पाद पत्तियों से लोग बनाते हैं, अलग अलग जगहों में बनेंगे। इमारती लकड़ियां तो हैं ही, इमारती लकड़ियां तो है ही। दीपक ने पता नहीं क्या लिखा है, रेशम सर्च करो कि ऑक्सीजन और सिलेंडर के उसी में क्या अंतर है। मैसेज तो ठीक से लिखते नहीं हो। पड़प और वनस्पति का एग्जाम्पल एक साथ अंतर बताएं। ऐसा लगता है कि पास में होते ना तो कान खींच कर एक झापड़ मारता तुमको दीपक, और कुछ नहीं, एक झापड़ खींच के मारता, सच कहता हूं। पर इन कक्षाओं का यही एक लाभ है कि शिक्षक होता नहीं है, शिक्षक होता नहीं पास में, देखता है नहीं, कुछ भी मैसेज करो, कुछ भी करो, बस लिखने की स्वतंत्रता है, डेमोक्रेसी तो है, तो कुछ भी लिख दो। आप जैसे विद्यार्थी मिल जाए तो शिक्षक का भी काम हो गया, संस्था का भी हो गया, और आपका तो हो ही गया।
हो गया। ध्यान से समझो यहां पर, ध्यान से समझो यहां पर इतनी जो बातें आपने लिखा, इन सबको जो एकत्रित करते हैं, इन सबको एकत्रित करने की जो मेथडोलॉजी है, इस मेथडोलॉजी को क्या कहते हैं? वानिकी कहते हैं। मीना आपने पूछा सर कपास, कपास कृषि उत्पाद है, वन उत्पाद नहीं है। कपास कृषि उत्पाद है, वन उत्पाद नहीं है। परंतु जहां तक रेशा में है, अगर आप सनई को देखोगे, सनई को देखोगे, सनई से रेशे की प्राप्ति होती है, उससे टाटपट्टियां बनाई जाती हैं, उससे टाटपट्टियां बनाई जाती कि नहीं, बोरे बनाए जाते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें रेशे बनाने के उपयोग में आती हैं, रेशे के रूप में उपयोग आती हैं। हम लोग जूट को तो जानते हैं, जैसे जूट होता है ना, उसी तरह से सवाना घास भूमि प्रदेश में ऐसे सनई वगैरह प्राप्त होती हैं, जिनसे बेसिकली मित्रों इसकी प्राप्ति होती है, रेशे की प्राप्ति होती है। और भी दूसरा बताएं, और भी कई वनस्पतियां हैं जिनके छाल को छीलकर उससे रेशा निकाला जाता है, और उन रेशों का प्रयोग रस्सियों को बनाने में। और एक चीज और बताएं, जैसे नारियल का नट है, नारियल का जो रेशा होता है ना, जूट जटा, नारियल का जो रेशा होता है ना, उसको भी क्वायर कहते हैं, इंग्लिश में COIR, क्वायर कहते हैं। उस क्वायर से भी रेशा बनाया जाता है, तो उसको भी आप यहां पर शामिल कर सकते हैं, उसको भी यहां पर शामिल कर सकते हैं। सनई हम लोग पीते हैं पोखरी में, हो सकता है किसी और चीज को आप लोग कहते हैं, पीने की वस्तु तो है नहीं शायद, जहां तक है। रेशा गांव में भी उगाते हैं, बिल्कुल गांव में भी उगाते हैं। कई वन प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे गांव में उगाते हैं, जैसे रबर प्लांट अब उगाना शुरू कर दिए हैं, विकास बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, जैसे रबर प्लांट अब लोग उगाना शुरू कर दिए, पर है ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट में भी मिलता है, तो वनों से भी लोग प्राप्त करते हैं। सनई गांव में बोया जाता था, लेकिन हम लोग गलती से क्या करते हैं कि जो जूट होता है ना, पटसन जो होता है, पटसन को ही सनई बोल देते। सौरभ ध्यान रखना, बिहार के आसपास जो पटसन होता है जूट, उसी को सनई बोल देते हैं, उसी को सनई बोल देते, जबकि वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक, वो जूट है। सनई की सब्जी बनता है, उसका फूल। हम समझ गए आप जूट की जिसकी बात कर रहे हैं आलोक, पक्का पक्का मैं समझ गया, बिहार में कहते हैं सनई पिटना पट्टू। पता नहीं युवराज आपने क्या लिखा है, सनई पिटना पट्टू, व्हाट इज पिटना पट्टू? कुछ भी लिखते रहते हो आप लोग। सुपारी भी अब ग्रो करते हैं, बिल्कुल ग्रो करने लगे हैं, अब सुपारी के बागान लगाने लगे हैं लोग, है ना। छापर मेक बनाते हैं सनई से, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो। रुचि ने लीसा भी फॉरेस्ट, व्हाट इज लीसा? लीसा मैं नहीं जानता, मैं नहीं हूं। रुचि आपने लीसा किसको कहा है मैं समझ नहीं पाता, ये लीसा क्या है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट है सर, लीसा पता नहीं। ओके, तो ये हैं, और भी जो आपको लगे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इतना आप लिखो, इतना आप लिखो। 2 4 10 बातें 5 बातें लिख दिया, आपका इतना काम बहुत है। कई वन प्रोडक्ट अब कृषि उत्पादों के अंतर्गत भी आने लगे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं मित्र, बिल्कुल आ रहे हैं। ब्राजील में श्योर हनी किस कारण मिलता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है सर जी। गुरियावी भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, व्हाट इज गुरियावी? जिसका फ्लावर से अचार बनता है। अरे होंगे, मैंने बता दिया ना कि लोकल लेवल पर बहुत सारी चीजें अभी होती हैं जो होंगे, बहुत सारी चीजें होंगे, ठीक है। बस इतनी बात खत्म हो गई, इतनी बात खत्म हो गई। अब आगे देखो ध्यान से सभी के सभी, इसमें अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वानिकी क्रिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वनों की कटाई, वनों की कटाई। और जो वनों की कटाई की जाती है, मैंने क्या कहा उसे लंबरिंग कहते हैं, लंबरिंग कहते हैं, वनों की कटाई। इस बात को अब लिखना है, तो सभी लोग हेडिंग दीजिए, वनों की कटाई या लकड़ी काटना, इसी को आप लिख सकते हो, लकड़ी काटना।
लकड़ी काटना। लकड़ी काटना। लकड़ी काटना। ठीक है, चलो लकड़ी काटना लिखो। दुनिया में लकड़ी काटने का कार्य, दुनिया में लकड़ी काटने का कार्य, लकड़ी काटने का कार्य उष्ण कटिबंध एवं शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध एवं शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही क्षेत्रों से किया जाता है। उष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही क्षेत्रों से किया जाता है। किया जाता है, जिनमें से दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न हैं। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज कर दो एक ही लाइन में। उष्ण कटिबंधों, उष्ण कटिबंधों में मुख्यतः कठोर तने वाली, कठोर तने वाली तथा अधिक भार वाली, अधिक भार वाली उत्तम गुणवत्ता की, उत्तम गुणवत्ता की इमारती लकड़ियां, इमारती लकड़ियां पाई जाती हैं, पाई जाती। इसलिए इन वनों को इमारती लकड़ियों के प्राप्ति के उद्देश्य से, इमारती लकड़ियों के प्राप्ति के उद्देश्य से काटा जाता है। काटा जाता है। जैसे उष्ण कटिबंधों में, उष्ण कटिबंधों में मानसून जलवायु क्षेत्र में, मानसून जलवायु क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य इमारती वनस्पतियां, पाई जाने वाली मुख्य इमारती वनस्पतियां सागौन, साल, शीशम, चंदन, सागौन, साल, शीशम, चंदन, आम, जामुन आदि हैं। ढेर सारी वनस्पतियां, बट कुछ के नाम बता रहा हूं। सागौन, साल, शीशम, चंदन, आम, जामुन आदि हैं। आम, जामुन आदि हैं। जबकि विषुवतीय क्षेत्रों में, जबकि विषुवतीय क्षेत्रों में, विषुवतीय क्षेत्रों में, क्षेत्रों में महोगनी, महोगनी
एबोनी, एबोनी, रोजवुड, रोजवुड, जूनिफर, जूनिफर, जूनिफर आदि, आदि की कटाई की जाती है, आदि की कटाई की जाती है, की कटाई की जाती है। परंतु, परंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, क्षेत्रों में लकड़ियों की कटाई में निम्नलिखित बाधाएं हैं। क्या बाधा है, क्या समस्या है? लकड़ियों की कटाई में निम्नलिखित बाधाएं हैं। बाधाएं हैं, लिखें। नंबर 1, कौन कौन सी बाधाएं हैं? कौन कौन सी बाधाएं? लिखें, विषुवतीय वनस्पतियां अत्यधिक कठोर हैं। विषुवतीय वनस्पतियां अत्यधिक कठोर एवं भारी हैं। अत्यधिक कठोर एवं भारी हैं, जिनका इमारती उपयोग भी, जिनका इमारती उपयोग भी, इमारती उपयोग भी करना कठिन हो जाता है। बहुत कठिन है मित्रों, इनको काटना ही। इमारती उपयोग भी करना कठिन हो जाता है। जैसे, जैसे ब्राजील में पाई जाने वाली क्यूब्रेको, विषुवतीय वनस्पति है। ब्राजील में पाई जाने वाली क्यूब्रेको, क्यूब्रेको दुनिया की सबसे कठोर वनस्पति है। दुनिया की सबसे कठोर वनस्पति है, जिसे, दुनिया की सबसे कठोर वनस्पति है, जिसे, जिसे कुल्हाड़ी तोड़, एक्स ब्रेकर, क्या कहते हैं इस लकड़ी को? एक्स ब्रेकर, कुल्हाड़ी तोड़ की संज्ञा दी गई है। इतनी कठोर है मित्रों कि कुल्हाड़ी टूट जाती है। कुल्हाड़ी तोड़ की संज्ञा दी जाती है, दी जाती है। पूर्ण विराम। तो पहली तो यह कठिनाई हो गई कि वनस्पति इतनी कठोर है कि काटने का काम ही बहुत कठिन है, और इतनी भारी है कि उनका इमारती उपयोग भी ठीक से हो नहीं पाता, इसलिए इनका पर्याप्त दोहन नहीं हो पाया। अब दूसरा बिंदु लिखो, लिखो, इन वनों में, इन वनों में, इन वनों में एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, स्थान पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष, एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिससे, जिससे किसी विशिष्ट वनस्पति का चयन करना, किसी विशिष्ट वनस्पति का चयन करना अत्यधिक कठिन कार्य है। अब जैसे मान लो हमको महोगनी चाहिए, एग्जाम्पल समझना,
हमको महोगनी चाहिए, तो एक महोगनी यहां होगी तो एक महोगनी कुछ दूर बाद होगी तो एक महोगनी और कहीं होगी। अब यहां ऐसा नहीं कि खाली पड़ा क्षेत्र होगा, तो महोगनी के साथ ताड़ होगा, बांस होगा, रोजवुड होगा, दुनिया भर के वृक्ष होंगे, पर यहां पर महोगनी एक है। एक ही स्थान पर सैकड़ों प्रकार के वृक्ष हैं, पर महोगनी एक है, दो है। हमको चाहिए था महोगनी, तो अब कैसे मिले? तो कठिन हो जाता है, दोहन कठिन हो जाता है। तो दूसरा ये है कठिनाई। तीसरी कठिनाई लिखो, तीसरी कठिनाई लिखो। विषुवतीय क्षेत्रों में, विषुवतीय क्षेत्रों में विषुवतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों की सघनता, सघनता मतलब डेंसिटी, वनस्पतियों की सघनता दुनिया में सर्वाधिक पाई जाती है। दुनिया में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए इन वनों का दोहन, इन वनों का दोहन कठिन हो जाता है। इन वनों का दोहन कठिन हो जाता है। यह दुर्गम क्षेत्र होते हैं, दुर्गम मतलब जहां पहुंचा ना जा सके, यह दुर्गम क्षेत्र होते हैं, दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, पहुंचा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। नेक्स्ट, सालों भर प्राप्त, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, सालों भर प्राप्त वर्षा के कारण, सालों भर प्राप्त वर्षा के कारण भूमि दलदलीय रहती है। मार्सी लैंड रहेगा, दलदल रहेगा, भूमि दलदलीय रहती है, भूमि दलदलीय रहती है, जिससे मोटर वाहन का प्रवेश, मोटर वाहन का प्रवेश संभव नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता। संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन उष्णकटिबंधीय वन की जगह वनों का दोहन, वन की जगह वनों कर दो, वनों का दोहन परंपरागत विधि से, ट्रेडिशनली आदमी जाएगा और लकड़ी काटेगा, परंपरागत विधि से मानव श्रम द्वारा किया जाता है। मानव श्रम द्वारा किया जाता है, किया जाता है, कॉमा लगाकर। मशीनों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग विद्युत आपूर्ति आदि के समस्याओं के कारण, विद्युत आपूर्ति की समस्याओं के कारण, विद्युत आपूर्ति आदि की समस्याओं के कारण
समस्याओं के कारण लगभग नहीं हो पा रहा, लगभग नहीं हो पा रहा, लगभग नहीं हो पा रहा। इसलिए भी अजय, ये सब आपके प्रश्नों के जवाब हैं, ध्यान रखिएगा मित्र। इसलिए भी यहां वनस्पतियों का पर्याप्त दोहन नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। पूर्ण विराम, लास्ट पॉइंट लिखो। यहां लकड़ी काटने का कार्य, लकड़ी काटने का कार्य सामान्यतः अकुशल जनजातियों द्वारा किया जाता है। अकुशल जनजातियों द्वारा किया जाता है, जिसका वनों के विकास में, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वनों के विकास में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूर्ण विराम। वनों के विकास में क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूर्ण विराम। तो ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं मित्रों इस वन क्षेत्र में, मतलब वानिकी संबंधी, लकड़ी काटने संबंधी क्रिया की। ठीक है ना। अब पैरा चेंज करते हुए थोड़ा सा मानसून क्षेत्र की बात करता हूं। पैरा चेंज करो, लिखो मानसून क्षेत्र में दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसके द्वारा किए गए वन उत्पादों की मांग, की दृष्टि से मानसून वनों का दुनिया में सर्वाधिक दोहन हुआ है। दुनिया में सर्वाधिक दोहन हुआ है। दुनिया में सर्वाधिक वनों का विनाश मानसून क्षेत्र में हुआ है। पूर्ण विराम लिखो। पुनः यहां दुनिया की सर्वोत्तम इमारती लकड़ियां, मानसून क्षेत्र में केवल भारत नहीं आता, भारत है, दक्षिण पूर्व एशिया है, पूर्वी एशिया है ना। यहां दुनिया की सर्वोत्तम इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं, जिनकी वैश्विक बाजार में मांग अत्यधिक है। ये सब लकड़ियां अपने आप में सोना है मित्रों। जिनकी वैश्विक बाजार में मांग अत्यधिक है। पूर्ण विराम लिखो।
फिर लिखो, लिखो मॉनसून वन, एक बहुत बड़ी विशेषता है इनकी, मॉनसून वन विषुवतीय वनों की तुलना में विरल हैं, विषुवतीय वनों की तुलना में विरल हैं तथा एक ही प्रजाति के वृक्ष समूहीकृत रूप में पाए जाते हैं। दीपक, तुम्हारे प्रश्न का जवाब। एक ही प्रजाति के वृक्ष समूहीकृत रूप में पाए जाते हैं, जैसे सागौन के वन। अब सागौन के वन में सागौन की प्रमुखता होगी, जैसे सागौन के वन कॉमा साल के वन। अब साल के वनों में साल की प्रमुखता होगी, तो ये सब पादप वर्ग हो जाएंगे। सागौन के वन, साल के वन, चंदन के वन। वीरप्पन की कहानी पढ़ी होगी आपने, सुनी होगी, मूवी देखी होगी। भारत का सबसे बड़ा चंदन तस्कर था। चंदन के वन आदि। अब एक ही प्रकार के वन हैं, तो इनका दोहन देखो कितना सरल हो गया। इसलिए इनका दोहन दोहन सरल हो जाता है। इनका दोहन सरल हो जाता है। पूर्ण विराम। तो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों में आपने देखा कि इनका दोहन सरल है, पर इनका दोहन कठिन है। मानसूनी वनों का दोहन सरल था, गुण उत्तम थे, इसलिए काट दिया गया। ध्यान रखना, यह मैसेज भी है आप सबको। सरलता अगर बहुत अधिक है, अगर आप बहुत ही सरल हो, बहुत ही सहज हो और उत्तम चरित्र से युक्त हो, तो सबसे पहले आपको ही काटा जाएगा। ध्यान रखना, सरल रहो, सहज रहो, पर कभी भी कमजोर मत होना मित्रों। जीवन में जहां कमजोर पड़े ना, वहीं पर काट दिए जाओगे। काट दिए जाने का मतलब है एलिमिनेट कर दिए जाओगे। और एक बार एलिमिनेशन हुआ ना, तो प्रकृति का सिद्धांत है कि दोबारा उठ खड़े होना बहुत ही मुश्किल होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में अगर पृथ्वी के उत्पत्ति काल से लेकर आज तक जीवों के विकास की परंपरा को देखो, एक बार जो जीव जाति पृथ्वी से एलिमिनेट हुई है ना मित्रों, दोबारा वो अस्तित्व में कभी नहीं आई है। इसीलिए ध्यान रखना, अपने अस्तित्व को बचाकर रखना है, अपने अस्तित्व को बनाकर रखना है, तो कमजोर किसी भी स्थिति में नहीं होना है। और दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है, ध्यान रखना मेरे प्रिय दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है, पहली कमजोरी बीमारी, जिसे शारीरिक कमजोरी और मानसिक कमजोरी कहते हैं। समझना, दुनिया की दो सबसे बड़ी कमजोरियां बीमारी, और बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। कुछ लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, बहुत ही क्षुद्र सोची हैं, बहुत ही छद्म सोची हैं, बहुत ही छद्म विचारों के हैं, तो एक मानसिक कमजोरी भी होती है, मानसिक बीमारी भी होती है। तो पहली कमजोरी दुनिया की बीमारी, बीमार नहीं होना है, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से। दूसरी कमजोरी है गरीबी। मित्रों, गरीब नहीं रहना है। गरीब पैदा होना बुराई नहीं है, यह अपने बस में नहीं है। दुनिया में हर कोई अमीर नहीं पैदा हो सकता, लेकिन दुनिया में हर कोई गरीब मरे, ये उसके ऊपर होता है। अगर आप गरीबी में मरते हो ना, तो ये आपके ऊपर जाता है। अमीर पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, पर गरीबी में मरना केवल आपके हाथ में था। अगर आप गरीबी से मर रहे हो ना, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। तो दूसरी सबसे बड़ी है कमजोरी गरीबी। और एक तीसरी कमजोरी है जो कि आपके हाथ में नहीं है मित्रों, वो है बुढ़ापा। पृथ्वी में मानव जाति की
तीन ही सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। एक बीमारी, शारीरिक एवं मानसिक। मानसिक बीमारियों में तरह तरह की व्याधियों की मैं बात कर सकता हूं। दूसरा मित्र गरीबी, और तीसरी बुढ़ापा। इन तीनों से दूर रहने की हमेशा कोशिश करना। बुढ़ापा तो एक न एक दिन आएगा, मृत्यु तो अवश्य संभावी है, लेकिन मित्रों बुढ़ापा आए तो कुछ ऐसा आए, मृत्यु आए तो कुछ ऐसा आए कि अंतिम सांसों में भी जब आप मर रहे हो तो जीवन में त्राहिमाम की दशा न रहे, बल्कि मुस्कुराते हुए मरो कि हमने एक अच्छी इनिंग जो खेलनी थी, जीवन की एक अच्छी पारी जो खेलनी थी, तो बड़े सुखद अनुभूति के साथ खेला। दुनिया में किसी को तकलीफें नहीं दी, पर कभी कमजोर भी नहीं पड़ा, और मस्ती के साथ जिया और अब विदा हो चला। तो कुछ इस तरह से मित्रों ध्यान रखना, ध्यान रखना। ओके। पूजा सर मुझे एक बात बताइए, तो पहली क्यों बुझाती हैं पूजा? पूछ लीजिए, पक्का पूछ लीजिए। अंकित ने लिखा है कि नमस्कार, एक डाउट है, वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में एशिया भी बाकी है, अभी आगे क्लास में करवाऊंगा। ओके, आगे क्लास में करवाऊंगा। चलो, तो ये हुआ मित्रों उष्ण कटिबंधी। अब लिखो शीतोष्ण कटिबंध। पहला हुआ उष्ण कटिबंध और दोनों के बारे में बात लिखा दिया मैंने। अब दूसरा लिखो शीत या शीतोष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। शीत या शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ध्यान से आगे यहां पर लिखें इसके बारे में। शीत कटिबंध में डैश देकर लिखें। लिखो यहां पाए जाने वाले वनों की वनस्पतियां यहां पाए जाने वाले वनों की वनस्पतियां सामान्यतः हल्की तथा मुलायम सॉफ्ट, हल्की तथा मुलायम प्रकृति की होती हैं। मुलायम प्रकृति की होती हैं। मुलायम प्रकृति की होती हैं। पूर्ण विराम लगाओ। लिखो जिसमें से कुछ वनस्पतियां हल्की होने के साथ कठोर प्रकृति की भी हैं। हल्की होने के साथ कठोर प्रकृति की हैं। जिनका उपयोग इमारती के साथ साथ इमारती लकड़ियों के साथ साथ सर्वाधिक मात्रा में कागज एवं लुगदी बनाने में, पेपर पल्प, कागज एवं लुगदी बनाने में, पेपर पल्प बनाने में किया जाता है। पूर्ण विराम लिखें। शीतोष्ण शंकुधारी वनस्पतियां, कोनिफेरस वेजिटेशन, जैसे आप लोगों के यहां क्रिसमस ट्री होता है वैसा शीतोष्ण शंकुधारी वनस्पतियां, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है ना, जैसे पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फर, पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फर,
सिदार, बर्च, 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 विलो, विलो, पॉपुलर, पॉपुलर, आदि, आदि, उत्तम गुणवत्ता का, उत्तम गुणवत्ता की, उत्तम गुणवत्ता की कागज निर्माण हेतु वनस्पतियां हैं। ये रॉ मटेरियल है मित्रों, कच्चा माल है। कागज निर्माण हेतु कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। ठीक है ना, जो भी शब्द लिख रहे हो आप लिख दो, अपने हिसाब से सेंटेंस बनाना। लिखो, जबकि, जबकि मैपल, ओक, चेस्टनट, मैपल, ओक, चेस्टनट आदि का प्रयोग, आदि का प्रयोग प्रयोग इमारती, इमारती फर्नीचर वुड, इमारती फर्नीचर वुड के रूप में किया जाता है, इमारती लकड़ियों के रूप में किया जाता है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करते हुए लिखो, उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा, कॉमा, उत्तरी स्कैंडिनेविया क्षेत्र, उत्तरी स्कैंडिनेविया क्षेत्र एवं, एवं रूस का साइबेरिया, रूस का साइबेरिया टेम्परेट लंबरिंग में शीतोष्ण कटिबंधीय काष्ठ कर्तन में, लंबरिंग, टेम्परेट लंबरिंग शीतोष्ण कटिबंधीय काष्ठ कर्तन में दुनिया में, दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पूर्ण विराम लगाओ, पूर्ण विराम लगाओ। लिखेंगे कनाडा, कनाडा दुनिया का पेपर पल्प मतलब कागज लुगदी, कनाडा दुनिया का पेपर पल्प का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है। जबकि यूरोप में, जबकि यूरोप में फिनलैंड, फिनलैंड लंबरिंग का कार्य सर्वाधिक करता है, लंबरिंग का कार्य सर्वाधिक करता है, करता है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करते हुए लिखना है, शीतोष्ण लंबरिंग की विशेषताएं, टेम्परेट लंबरिंग की विशेषताएं, टेम्परेट लंबरिंग की विशेषताएं। नंबर 1 बिंदुवार लिखना,
नंबर 1, यहां एक ही जाति के वृक्ष, यहां एक ही जाति के वृक्ष विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक ही जाति के वृक्ष विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनका दोहन सरल हो जाता है। इनका दोहन सरल हो जाता है। इनका दोहन सरल हो जाता है। दूसरा बिंदु लिखो। इन वनों में प्राप्त वनस्पतियां, इन वनों में प्राप्त वनस्पतियां मुलायम हैं। कैसी वनस्पतियां? मुलायम हैं। इन वनों में प्राप्त वनस्पतियां मुलायम है, सॉफ्ट हैं। इसलिए इनको काटना तथा उपयोग करना, अत्यंत ही सरल होता है। इनको काटना तथा उपयोग करना अत्यंत ही सरल होता है। सरल होता है। पूर्ण विराम। तो तीसरा बिंदु लिखो। यह वन क्षेत्र, उष्ण कटिबंधों की तुलना में यह वन क्षेत्र उष्ण कटिबंधों की तुलना में विरल होते हैं, जहां उतना सघनता नहीं है इनमें। विरल होते हैं जहां वाहनों का प्रवेश, जितने भी मोटर वाहन हैं, वाहनों का प्रवेश सरल हो जाता है। जहां वाहनों का प्रवेश सरल हो जाता है। तो चौथा यहां काटी गई लकड़ियों का परिवहन, यहां काटी गई लकड़ियों का परिवहन हिम नदियों द्वारा किया जाता है। हिम नदियों द्वारा किया जाता है। हिम नदियां क्या कहलाती हैं? हिमानियां कहलाती हैं, ग्लेशियर्स। हिम नदियों द्वारा, ठंडी में जब नदियों का जल जम जाता है तो उनमें लट्ठों को काट काट कर डाल देते हैं, लकड़ियों को काट काट कर डाल देते हैं। गर्मियों में जैसे ये पिघलती हैं तो पानी के साथ साथ यह बहकर चले जाते हैं दूर तक। हिम नदियों द्वारा किया जाता है, इसलिए परिवहन लागत घट जाती है। परिवहन लागत घट जाती है।
नेक्स्ट नेक्स्ट, यह वन क्षेत्र विकसित देशों, विकसित डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के अंतर्गत हैं। चाहे कनाडा देखो, चाहे फिनलैंड देखो, चाहे रसिया देखो, जहां भी देखो तो विस्तृत वन क्षेत्र हैं, विकसित देश हैं। यह वन क्षेत्र विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। वन क्षेत्र विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं जहां वन सर्वेक्षण से लेकर वनों की कटाई तक उच्च प्रौद्योगिकी एवं अत्याधुनिक मशीनों के प्रयोग से किया जाता है। इसलिए लंबरिंग का कार्य अत्यंत ही उन्नत है। इसलिए लंबरिंग का बहुत उन्नत दशा में है मित्रों। यहां पर लंबरिंग का कार्य अत्यंत ही उन्नत है। पूर्ण विराम लगाकर लास्ट बिंदु लिखें यहां लकड़ियों के ढुलाई के लिए जो लकड़ियां काटे हैं, तो एक तो हिम नदियां उन्हें ढोएंगी, दूसरा लकड़ियों की ढुलाई के लिए सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग की उत्तम व्यवस्था है। सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग की उत्तम व्यवस्था है। पूर्ण विराम। आपको एक उदाहरण बताता हूं, एक उदाहरण समझना। देखो, एक ट्रॉपिकल जोन है, उष्ण कटिबंध है, जैसे मान लो भारत ही है, ट्रॉपिकल जोन है एक तरफ, दूसरी तरफ टेम्परेट जोन है, टेम्परेट या टैगा जोन है। अब दोनों जगह पर लकड़ियों को काटते हैं, यहां भी लंबरिंग किया जाएगा, यहां भी लंबरिंग किया जाएगा। अब तो यहां भी मशीनों का प्रयोग होने लगा, लेकिन बहुत हल्की फुल्की मशीनों का प्रयोग ही होता है। सामान्यतः यहां जो लकड़ी काटी जाती है वो एक लेबर होता है, कोई ट्रेंड लेबर नहीं होता, एक लेबर होता है, कोई ट्राइबल ग्रुप होता है, ट्राइब होता है। ये अपना वन में जाएगा, लकड़ियों को काटेगा, अपना दिन भर लगा रहेगा, 2 दिन 3 दिन लगा रहेगा, एक पेड़ काटा अपना। पेड़ काटना कौन सा है ये भी नहीं पता है। गया एक तरफ से, एक पेड़ को काटना था, उसके आसपास दूसरे पेड़ थे, सारे पेड़ों को काटकर धराशायी किया, जंगल के पारितंत्र को नष्ट कर दिया। एक पेड़ काटकर ले आया, कई दिनों में पूरा जंगल तबाह कर देते हैं ये लोग इस तरह से। यहां ऐसे नहीं करते। देखो, पहले यहां समझो यहां कैसे करते हैं। सबसे पहले एक विशेष फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट होता है, भारत में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पर वो वन सर्वेक्षण तक ही सीमित है। ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आला अधिकारी होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत एक ट्रेंड विंग होती है जो वनों का सबसे पहले परीक्षण करती है। सर्वेक्षण मैं नहीं कर रहा, परीक्षण करती है। कैसे परीक्षण करती है कि इस वन में कौन सी लकड़ी काटने योग्य है, कौन सी नहीं है।
ये जाकर परीक्षण करेंगे और जितने एक वन क्षेत्र में वृक्ष काटने योग्य होंगे उन सबको डिमार्केट कर देंगे ये लोग एक टाइम विशेष में। ये गर्मियों में जाएंगे, ये काम डिमार्केशन का गर्मियों में होता है, समर में होता है। तो ये इसे डिमार्केट कर देंगे, डिमार्केट कर देंगे। अब ये डिमार्केट करके चले आए, समझना मेरी बात। विंटर्स में, सर्दियों में यहां जो लकड़ी काटने का काम करता है मित्रों, उसे कहते हैं लंबर जैक। क्या कहते हैं उसे? लंबर जैक। अपने यहां जो लकड़हारा होता है ना, समझो ये लकड़हारा है, लकड़हारा है। पर इस लकड़हारे की स्थिति देखना, इसके पास किसी एक लंबर जैक के पास जो मशीनरी होती है वो करोड़ों में नहीं होती, अरबों रुपया की मशीनरी होती है। इसके पास देखो, एक बेचारे के पास कुल्हाड़ी है, एक कुल्हाड़ी है बस। हो सकता है बहुत अधिक हुई तो अब मशीन चालित एक कुल्हाड़ी आ गई, ये है इसके पास। इसके पास कैसी होगी लंबर जैक के पास? करोड़ों अरबों की मशीनरी के साथ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्षेत्र निर्धारित हो जाते हैं कि इस जोन में अमुक लंबर जैक, ये अपने आप में समझो ये ठेकेदार है। ऐसा मान लो कि ये अपने आप में लंबरजैक, अपने आप में एक एक ठेकेदार है। एक ठेकेदार इस क्षेत्र में गया, अमुक क्षेत्र में, उन्हीं लकड़ियों को काटेगा जो डिमार्केटेड हैं। सबको नहीं काटेगा मित्रों, उन डिमार्केटेड लकड़ियों को काटेगा। लकड़ियों को काट के इतनी बढ़िया ट्रेंड मशीनें और ट्रेंड लेबर होते हैं, लकड़ियों को बढ़िया छील के लॉगिंग करेगा, मतलब लट्ठा बंदी करेगा। लकड़ियों को सपोज एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी, अब इनकी लट्ठा बंदी कर दिया, लट्ठा बंदी कर दिया। अब लट्ठा बंदी करके इसके पास दो तीन सुविधाएं होंगी। या कि पहले ये लट्ठा बंदी बांध के इन सारे के सारे लट्ठों में ये अपना एक ट्रेड मार्क लगाएगा, चिन्ह लगा देगा कि ये मेरी लकड़ी है। ट्रेड मार्क लगा दिया, ट्रेड मार्क लगा दिया, समझने की कोशिश करिएगा। ट्रेड मार्क लगा कि ये दो तीन काम कर सकता है, या कि ये नदी में डाल देगा, वही बर्फ में डाल देगा, या कि ये रेलगाड़ी में रख देगा, रेलगाड़ी में रख देगा, या कि ये ट्रांसपोर्ट से, या कि रोड ट्रांसपोर्ट से ये ले जाएगा। पर्टिकुलर उनके डेस्टिनेशन फिक्स है कि इसे इस स्थान पर उतारना है। अब ये अपनी जो चिन्हित लकड़ियां भेज दिया, सपोज एक कनाडा का लंबरजैक है जिसने ग्रेट बियर लेक, यहां पर जैसे एक एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, ये चित्र है। जैसे कनाडा का जो ये वाला क्षेत्र है मित्रों, ये वाला क्षेत्र और अलास्का का, यहां पर लकड़ियां काटी जाती हैं। और यहां जब लकड़ी काट दी तो यहां से ये लकड़ी, यहां इन तटों पर अवस्थित जो नगर है, जैसे विंडसोर है, टोरंटो है, क्यूबेक है, ओटावा है, यहां तक ये लकड़ियां लाई जाती हैं। तो लंबरजैक लकड़ी लाने का काम नहीं करेगा, इसने ट्रेन पर रख दिया, अब इसका काम खत्म। ट्रेन पर रख दिया, ट्रेन यहां पर सपोज क्यूबेक सिटी पहुंची। अब क्यूबेक सिटी पहुंची ट्रेन, अब थोड़ा थोड़ा तो लेके आई नहीं होगी लकड़ी, ढेर सारे मात्रा में लकड़ी लेके आई होगी। यहां जो व्यापारी होगा वो ट्रेड मार्क देखता है कि अमुक व्यक्ति की ये लकड़ी है, अमुक व्यक्ति की ये लकड़ी है, उस लकड़ी का यहां पे वेट हो जाएगा। समझना यहां पर। अब वो लंबरजैक यहां आया नहीं है, लंबरजैक यहां लकड़ी काटा, ट्रेन में लोड किया, वो अपने घर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? वो अपने घर, उसकी चिंता खत्म। जैसे यहां लकड़ी पहुंची, लकड़ी का एकदम पाई आना, ऐसे नहीं कि वहां पर किसी भी प्रकार का मित्रों इस सब चीज में भ्रष्टाचार होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। यहां पर समझने की कोशिश करना, ये वेट करेगा, जितने की लकड़ी होगी उतना सारा का सारा लकड़ी का पैसा इसके अकाउंट पर पे हो जाएगा। इसको कोई चिंता नहीं है, इसको कोई चिंता नहीं है। इसने लकड़ी काट के ट्रेन में रख दिया, खत्म, इसका काम वहीं से खत्म हो जाता है। घर लौटा तो फ्री में नहीं बैठा है कि अपने यहां पर मजदूर 2 दिन काम किया, 2 दिन काम करने के बाद उसके पास पैसा आया, फिर बैठ के ताश पीटता है। ऐसा काम ये नहीं करता है। जब ये यहां से लकड़ी काट के लौटा, जब लकड़ी काट के लौटा, तब तक मित्रों सर्दियां समाप्त होने वाली हैं। सर्दियों के समाप्त होते, गर्मियां तो खैर आता नहीं, यहां पर बसंत का टाइम आ जाता है। जैसे बसंत का टाइम आ जाएगा तो ये प्रेयरी ग्रासलैंड में यहां पर वापस लौट आते हैं। अब ये प्रेयरी ग्रासलैंड में काम करेगा। क्या करेगा ये? इस कालखंड में प्रेयरी ग्रासलैंड में काम करेगा।
प्रेरी ग्रासलैंड में गेहूं की खेती करेगा। और यहां गेहूं की खेती भी कैसी होती है, एक किसान के पास एक एक हजार हेक्टेयर का एक पूरा खेत पड़ा हुआ है। अब ये लंबरजैक ऐसे खेती नहीं करेगा कि बेचारा आएगा तो खुरपी लेकर निराई गुराई करेगा, थोड़ा थोड़ा काम करेगा। मित्रों, इनकी हैसियत ऐसी होती है कि जैसे मान लो लंबरजैक अपने खेत में आया और उसको क्या दिखता है कि हमारे खेत में इस समय पर कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है, तो उसके खेत के बगल में एक हेलीकॉप्टर खड़ा होगा, उसका अपना चॉपर खड़ा होगा। जैसे हमारे यहां पे बड़े किसानों के पास ट्रैक्टर होता है ना, वैसे वहां लोगों के पास आमतौर पर इन किसानों के पास हेलीकॉप्टर होगा। वो अपना चॉपर उठाएगा, उसी में स्प्रेयर मशीन लगाएगा और सारे खेत में स्प्रे करेगा। समझ रहे हैं? वो जब यहां लौटेगा तो अच्छी शानदार लग्जरियस कारों में आएगा। खेत ऐसे नहीं घूमेगा कि बस कपड़े लत्ते उतारे, दूसरे कपड़ा पहना और खेत घूम रहा, नहीं। वो अपना कार उठाएगा, कारों से अपने खेत के चारों तरफ बीच से हर जगह सड़कें बनी होंगी, तो अपने कार से पूरे खेत को घूमेगा। मतलब इतना मित्रों विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। लंबरजैक की दूसरी कहानी बताते हैं ध्यान से। ये लंबरजैक अगर नदियों में भी लकड़ी डाल दिया है ना, तो नदियों में लकड़ी डालने के बाद ये फुर्सत, जैसे ही गर्मियां आएंगी ये लकड़ी नदियों के साथ बह करके पहुंच जाती है हडसन की खाड़ी। और यहां पे नेल्सन और चर्चिल जैसे नगर हैं, तो नेल्सन एंड चर्चिल जैसे नगरों में जैसे लकड़ी पहुंची, यहां पर व्यापारी उन लकड़ियों का एकत्रण करेगा। ट्रेडमार्क के आधार पर जिसकी लकड़ियां जितनी होंगी उतनी ही दर पर मित्रों उनके अकाउंट्स में पैसा पहुंचेगा। नो चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं मित्रों, कोई भ्रष्टाचार नहीं। और बताता हूं, जब लंबरजैक इन क्षेत्रों में मित्रों लकड़ी काटने के लिए जाता है ना, समझना कितना लोक कल्याणकारी सरकार है, कितना लोक कल्याणकारी सरकार है। जब लंबरजैक लकड़ी काटने के लिए जाएगा तो ऐसे नहीं कि अकेले चला गया, उसका पूरा परिवार जाएगा, उसके बच्चे भी जाएंगे। अब मान लो 4-6 लंबरजैक पहुंचा यहां पर, और यहां पर एक लंबरजैक का परिवार रह रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लंबरजैक का परिवार रह रहा है और ये लकड़ी काटेगा। अब इस लंबरजैक का परिवार है, इसके बच्चे हैं, तो बच्चों का भरण पोषण तो मान लो ठीक है, पर पालन पोषण कौन करेगा? सुबह सुबह यहां से इन नगरों से एक डॉक्टर, एक नर्स और एक टीचर, टोरंटो से, ओटावा से, विंडसोर से, इन सब क्यूबेक से, इनसे एक डॉक्टर, एक नर्स, एक टीचर, या जरूरत पड़े तो कुछ और। यहां से ये व्यक्ति अपने हेलीकॉप्टर से निकलेंगे, यहां से चॉपर से निकलेंगे, इनकी इस बस्ती में जो अस्थायी बस्ती कुछ समय के लिए है, इनकी बस्तियों में पहुंचेंगे। जो नर्स होगी बच्चों की दिन भर सेवा करेगी, डॉक्टर बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल और लंबरजैक के स्वास्थ्य का देखभाल करेगा, और शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा। शिक्षक, अब इसके बदले में लंबरजैक इन्हें क्या पे कर रहा? कुछ नहीं, टैक्स पे कर रहा है। इसी बात के लिए हम जैसे नहीं कि टैक्स पे करे और सरकार यहां उड़ाए दे रही है, मुफ्त में सब बांटे दे रही है, मुफ्त खोरी की आदत लगा रही है। कुछ भी यहां मुफ्त में नहीं मिलता, आप टैक्स दे रहे हो, सरकार के पास टैक्स आया है। सरकार की व्यवस्था में लोक कल्याणकारी व्यवस्था के अंतर्गत ये लोक कल्याण का एक पार्ट होता है, इसलिए सरकार ऐसा करेगी। तो ध्यान से समझो, ये पढ़ाएगा, उनके बच्चे अशिक्षित नहीं रहेंगे, वो पढ़ेंगे, वो शिक्षित होंगे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो इस प्रकार से यहां सारी क्रियाविधियां होती हैं मित्रों, इतना उन्नत दशा पर क्रियाविधियां होती हैं। लेकिन शिखर, आपने जो बात लिखी है यह बात भी सही है कि ये सब वेल स्किल्ड होते हैं। दूसरी बात, वेल स्किल्ड होने के साथ साथ यहां पॉपुलेशन इतनी कम मात्रा में है, संसाधन पर्याप्त हैं, संसाधनों का दोहन उत्तम है, पॉपुलेशन कम है, इसलिए सरकारें इतना बेहतर तरीके से इन सब चीजों के साथ सामंजस्य बैठा पाती हैं। अगर यहां से इनको डॉक्टर, नर्स ये सब भेजना भी है तो इतनी संख्या में नहीं भेजना पड़ता कि सरकार के पास आर्थिक दबाव आ जाए, है ना। अगर भारत में इस तरह लकड़हारों के गांव में सरकारों को भेजना पड़े तो लकड़हारे ही सैकड़ों करोड़ों की संख्या में हैं, तो कितने को भेजेंगे। तो जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं। अजय, वृक्ष के आवरण में
प्राकृतिक वृक्ष के साथ साथ मानव द्वारा वृक्षावरण में, ये तो हम सब चीज पढ़ाएंगे ही, जिस समय पर भारत में वन सर्वेक्षण अभी जो 2021 की रिपोर्ट भी आई है पढ़ाएंगे। बिल्कुल प्राकृतिक व वृक्षावरण में दोनों शामिल हो जाते हैं, प्राकृतिक के साथ साथ मानव, पर वनाच्छादन में नहीं, वनाच्छादन में केवल प्राकृतिक होते हैं अजय। ठीक है, तो आपने दोनों बातें सही जो लिखी हैं वो सही हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से मित्रों यहां पर लकड़ी काटने का कार्य होता है। ये अपने टॉपिक था मित्रों वानिकी का, वानिकी तक का टॉपिक समाप्त हुआ। कल से हम लोग बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर। कल से हम लोग कृषि पढ़ेंगे, और कृषि न केवल विश्व की बल्कि विश्व के साथ साथ भारत में अपनाई गई तमाम कृषि पद्धतियों को भी हम लोग बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, वानिकी के टॉपिक को आज ही आप लोग रिवाइज करेंगे, आज ही रिवाइज करेंगे, ताकि आप लोगों को कुछ भी भूले नहीं, चीजें याद हो जाएं। समझ में आ गई मेरी बात ना मित्रों? मुझे लगता है अब आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है। हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर की कमी, स्किल्ड लेबर की कमी इसलिए है कि स्किल्ड करने वाली यूनिट्स ही उतनी बढ़िया नहीं है, और जो यूनिट्स हैं वो स्वयं भी स्किल्ड नहीं हैं। इनके इंसेस्टर्स ने काफी मेहनत की है इस लाइफ स्टाइल के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो प्रशांत सर। हाँ पूजा, जो आपने लिखा है इसका सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है या कि उसे दूर कर दो बिना डरे, बिना किसी भी तरह से डरे, उसे दूर कर दो या खुद दूर हो जाओ। नहीं, जीवन नर्क बन जाएगा, जीवन नर्क मर जाएगा। सफलताएं मिलना तो दूर, आप तकलीफ में आ जाओगे। या उसे दूर कर दो या आप स्वयं उससे दूर हो जाओ, बस इतना ही हो सकता है। और इसके लिए आपको एकदम स्ट्रांग और बोल्ड डिसीजन लेना होगा, बिना घबराए, बिना किसी तरह से कुछ सोचे। सर मैप में दिखा दीजिए, तो यही तो है मैप। मैप किसको कहते हैं? श्वेता पिटाई करूंगा, मैप ही तो है ये। ओके, परिवहन लागत क्यों घट जाती है? इसलिए कि नदियां जब ढोएंगी तो पैसा किसको देना? नदी को पैसा दोगे अंचल? परिवहन लागत इसलिए घट जाती कि नदियां ढोएंगी, नदियों को तो पैसा नहीं देना है ना। बट ट्रक ढोएगा तो ट्रक को भुगतान करना पड़ेगा, समझ गए? तो परिवहन लागत इसलिए घट जाती है, परिवहन लागत इसलिए। ठीक, ओके ओके राजन। चलो सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई टीचर बताइए सर। प्रशांत, अब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने का मन करता है? ये तो एक एरा था जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोग पढ़ते थे, है ना? कोई बात नहीं, इन सब चीजों के लिए एक बार व्यक्तिगत फोन करिए। सर लंबरिंग सही है, प्रकृति के नजर में सेलेक्टिव लंबरिंग सही है, जैसे यहां पर किया जाता वह लंबरिंग सही है, पर जो भारत की दशा में और अविकसित देशों में, विकासशील देशों में किया जाता वह बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल पढ़ा देंगे विकास, सैटरडे सैटरडे करके हम एशियन कॉन्टिनेंट को पढ़ा देंगे। फोटोकॉपी पेपर पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो आप लोगों के ऊपर है। भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है, यस प्रदीप, अपने यहाँ पे। ठीक है, चलो और कोई प्रश्न तो नहीं है मित्रों, तो आज की कक्षा से यहीं पर विराम लें। सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस कैसे भरी जाती है? क्या वह प्राकृतिक होती है? इसकी क्लास नहीं है दीपक, इसकी क्लास होती तो मैं जरूर पढ़ाता। ठीक है, इतनी सरल मेथोडोलॉजी है और अभी तक इतने बार इन पर लेक्चर्स आ चुके हैं। पर्याप्त है राजन, पर्याप्त है नोट्स के लिए, ये पर्याप्त है, ये सब पर्याप्त है मेंस के लिए। ठीक है, चलो मेंस का पेपर सॉल्यूशन लाए, मतलब समझ नहीं पाया आप क्या पूछ रहे हैं। सिद्धार्थ सर नोट्स डलवा दीजिएगा। ठीक है सिद्धार्थ, ओके, धन्यवाद मित्रों। क्लास की समाप्ति